संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर की सैन्य मदद भेजता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मदद का इस्तेमाल होता कैसे है। क्या इसे कंट्रोल करने के लिए कोई नियम कानून भी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये रकम देखिए, 21.7 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इजराइल को दी गई अमेरिकी मिलिट्री मदद है। ये आंकड़ा अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता को दिखा देता है और हमें सीधे हमारे असली सवाल पर ले आता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी देश अमेरिकी हथियार और ट्रेनिंग को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, या फिर कोई रोक-टोक, कोई सीमाएं भी तय की गई हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत की केंद्र में है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले पूरा मामला समझना होगा। ये देखना होगा कि अमेरिकी सुरक्षा मदद का दायरा कितना बड़ा है और क्यों ये महसूस किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर दी जाने वाली मदद के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप 100 से ज्यादा देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग और हथियार दे रहे हों, तो ये पक्का करना भी जरूरी हो जाता है कि अमेरिकी मदद का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। और बस यहीं से एंट्री होती है नियमों की। और इन नियमों में जो सबसे अहम है वो है लेही कानून। इसका नाम इसे लाने वाले सीनेटर पैट्रिक लेही के नाम पर रखा गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कानून है क्या? अगर सीधे सीधे बोलें तो ये कानून कहता है कि अमेरिका किसी भी देश की उस मिलिट्री यूनिट को मदद नहीं देगा जिसके बारे में पक्की खबर हो कि उसने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। वैसे ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में एक छोटे से नियम के तौर पर, और फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और ये अमेरिकी विदेश नीति का एक बहुत ही मजबूत और पक्का हिस्सा बन गया। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। देखिए, कानून में एक टर्म इस्तेमाल होता है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन। सुनने में थोड़ा गोलमोल लग सकता है ना? पर स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे बिल्कुल साफ साफ बताया है। इसका मतलब है आम लोगों की हत्या, टॉर्चर, लोगों को गायब कर देना या फिर एक हथियार के तौर पर रेप का इस्तेमाल करना। और मजे की बात यह है कि इस कानून का एक नहीं बल्कि 2 वर्जन्स हैं, एक स्टेट डिपार्टमेंट का और दूसरा डिफेंस डिपार्टमेंट का। है तो दोनों लगभग एक जैसे, पर भाषा में कुछ ऐसे बारीक फर्क है जिनका असर जमीन पर बहुत बड़ा होता है, खासकर जब ये तय करना हो कि किसी विदेशी सरकार को मदद फिर से शुरू करने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो कागज पर तो ये कानून बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में जब इसे लागू करने की बात आती है, खास तौर पर इजराइल के मामले में, तो मामला एकदम गर्मा जाता है और इस पर खूब बहस और जांच पड़ताल होती है। इस मामले में स्टेट डिपार्टमेंट के एक पूर्व अधिकारी चार्ल्स ब्लाहा का ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये बयान ठीक उसी दावे की जड़ में जाता है कि जब लेही कानून को लागू करने की बात आती है तो इजराइल के लिए नियम कुछ अलग हो जाते हैं। जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं उनका कहना है कि ये अलग नियम एक खास प्रोसेस के जरिए काम करता है जिसका नाम है इजराइल लेही वीटिंग फोरम या ILVF। ये एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ इजरायली फोर्सेस के खिलाफ लगे आरोपों की जांच पड़ताल करता है, और ये तरीका बाकी देशों के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके से बिल्कुल अलग है। और फिर अप्रैल 2024 में ProPublica की एक रिपोर्ट ने इस बहस में जैसे आग में घी का काम किया। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? ये कि स्टेट डिपार्टमेंट के ही एक पैनल ने कुछ इजरायली मिलिट्री यूनिट्स पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। वजह वेस्ट बैंक में बिना सुनवाई के हत्याएं और टॉर्चर जैसे गंभीर आरोप। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने उन सिफारिशों पर कोई एक्शन नहीं लिया और इसी के बाद अलग नियम वाले आरोपों को और भी ज्यादा बल मिला। अब लेही कानून को लेकर इस तरह के जो राजनीतिक विवाद होते हैं, उसी की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स एक बिल्कुल ही अलग रास्ते का सुझाव दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका इजराइल रिश्ते को देखने का नजरिया ही बदलना होगा, यानी मदद देने और लेने वाले रिश्ते से हटकर एक अलग तरह की पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए द हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उसने एक पूरा प्लान पेश किया है। उनका तर्क यह है कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल को एक ऐसा देश न माना जाए जो मदद लेता है, बल्कि उसे अमेरिका का एक बराबर का रणनीतिक पार्टनर समझा जाए।
ये है वो 18 साल का प्लान जिसकी बात हो रही है। देखिए, ये जो लाल लाइन है, ये है सीधी मिलिट्री मदद जो धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो जाती है। और ठीक इसी वक्त ये नीली लाइन जो कि मिलकर किए जाने वाले डिफेंस प्रोग्राम्स हैं। और ये ग्रे लाइन यानी जब इजराइल सीधे अमेरिका से हथियार खरीदेगा, ये दोनों ऊपर जा रही हैं। तो मोटे तौर पर इस प्लान के 3 हिस्से हैं। पहला, जो सीधी मदद दी जाती है उसे धीरे धीरे कम करना। दूसरा, जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स में पैसा बढ़ाना। और तीसरा, इजराइल को मदद लेने वाले से अमेरिकी मिलिट्री सामान का खरीदार बनाना। अब इस पूरे बदलाव के पीछे सोच क्या है? सोच ये है कि दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते को लेही कानून जैसे मुद्दों पर होने वाली राजनीतिक खींचतान से बचाया जाए, और साथ ही इस हकीकत को भी माना जाए कि आज का इजराइल कोई संघर्ष करता हुआ नया देश नहीं है, बल्कि एक बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। तो आखिर में बात आकर यहीं रुकती है। एक तरफ है लेही कानून जो मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका के उसूलों को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब इसी कानून को इजराइल जैसे बड़े रणनीतिक पार्टनर पर लागू करने की बात आती है, तो उसूलों और देश के हितों के बीच एक गहरा टकराव साफ नजर आने लगता है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या कोई भी देश अपने उसूलों और अपने रणनीतिक फायदों दोनों को एक साथ लेकर चल सकता है, या फिर आखिर में उसे किसी एक को चुनना ही पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।